स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में। आज हमने अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ना है। एक बड़ी आसान सी अभिक्रिया कि अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा रहने दिया जाए तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हरा हो जाता है और जो लोहे की कील है उसके ऊपर जंग की एक परत चढ़ जानी है। तो आज हमें इसके द्वारा समझना है कि रंग हरा हुआ क्यों हुआ। तो इसका जवाब हमें आज विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में मिलेगा। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था? कॉपर सल्फेट का विलयन जो नीले रंग का होता है उसके अंदर हमने लोहे की कील को रखा। लोहे की कील जो पहले चमकदार थी, कुछ समय के पश्चात उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसका रंग नीले से हरा बदल जाता है। तो अब इसके अंदर जो अभिक्रिया हुई है वो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। चलिए इसे समझते हैं। हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर रखा और हमारे पास क्या बन गया? जो कॉपर सल्फेट था वो बदल गया फेरस सल्फेट में या आयरन सल्फेट में और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? जो आयरन है Fe उसने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के अपनी जगह बना ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो खुद ताकतवर होगा वो ही अपनी जगह बना पाएगा, ऐसा हम कहते ही हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आयरन है ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो इस कारण से आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम इसके अंदर और उदाहरण देखें। अगर जिंक को या लेड को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाए तो जिंक भी कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट और कॉपर बना देगा। ऐसी ही अभिक्रिया होगी जब लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो हमारे पास उत्पाद में बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। अब अगर हम यहाँ देखें, जो जिंक और लेड है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील हैं, तभी ये कॉपर के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर सके। तो हमें केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है विस्थापन अभिक्रिया में, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा या हटा देगा, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, द्वि मतलब इसके अंदर दो विस्थापन होंगे। उदाहरण लेते हैं सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन है, जब उनको आपस में मिलाया जाएगा तो अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? नीचे एक सफ़ेद रंग का पदार्थ रह जाएगा जिसे हम अवक्षेप बोलते हैं। ये बेरियम सल्फेट का होगा और ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। आपको समझाने के लिए अलग अलग रंग से अलग अलग तत्वों को रंगा गया है ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। अब देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में क्या हुआ? सोडियम ने बेरियम क्लोराइड से बेरियम को हटा दिया, तो बेरियम ने क्या किया? बेरियम ने सोडियम सल्फेट में अपनी जगह बना ली। तो यहाँ पे हमारे पास जो उत्पाद बने वो क्या क्या हैं? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है नमक जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जल में घुलनशील है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो घुल जाएगा विलयन के अंदर, और लेकिन जो ये बेरियम सल्फेट है ये अभिक्रिया मिश्रण में नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसे
सफ़ेद पदार्थ का निर्माण होता है और ऐसी प्रक्रिया को जिसके अंदर अविलय अवक्षेप बनता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ हमने देखा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यौगिक थे दो, एक सोडियम सल्फेट एक बेरियम क्लोराइड। दोनों के बीच में सोडियम और बेरियम का आदान प्रदान हुआ और हमारे पास उत्पाद का निर्माण हो गया। तो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली। इसके बाद आता है उपचयन और अपचयन प्रक्रियाएं। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, जो कॉपर चूर्ण है उसको चाइना डिश में रखेंगे, उसको गर्म करेंगे, देखेंगे उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। अब सबसे पहले हमें ये भी देखना है उसके ऊपर वो जो काली परत चढ़ी वो है क्या। तो जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तब कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस उपस्थिति में क्या हुआ, पहले तो कॉपर अकेला था, लेकिन जो हमारे पास उत्पाद बना उसके अंदर कॉपर के पास आ गया ऑक्सीजन भी। तो मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई अभिकारक से उत्पाद की तरफ आते हुए। तो ऐसी ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन कहा जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या कमी हो, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो हम क्या कहेंगे, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनने में उपचयन प्रक्रिया हुई है। अब ये जो गर्म करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना है, यही है वो काली परत जो कॉपर के ऊपर चढ़ गई। अब यदि इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दिया जाए तो ये कॉपर ऑक्साइड गर्म होने पर कॉपर और जल अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो जो ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना मतलब ऑक्सीजन में कमी आ गई। तो जहाँ भी ऑक्सीजन में कमी आएगी ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन कहा जाएगा। तो यहाँ से सभी बच्चे समझेंगे ऊपर वाली अभिक्रिया में क्या हुआ, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन आके मिल गया मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो यह हो गया उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। और नीचे वाली प्रक्रिया में क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है तो इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन के निकल जाने के कारण ऑक्सीजन में कमी आ गई और यह उपचयन हुआ। तो यहाँ से उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जहाँ पे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब इसको समझने के लिए अब आप रेडॉक्स समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड और ऑक्स। रेड लिया गया है रिडक्शन से और ऑक्स लिया हुआ है ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन का अर्थ है ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब उपचयन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन की कमी। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कॉपर वाला ही उदाहरण लिया, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया गया, गर्म किया गया तो कॉपर और जल बन गया। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं दो प्रक्रम चल रहे हैं। पहला जो ऊपर की तरफ तीर का निशान दिखाया गया है उसके ऊपर उपचयन लिखा हुआ है। उपचयन क्यों लिखा है, क्योंकि पहले केवल H2 था लेकिन उत्पाद में हमारे पास क्या है H2O है। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई है, ऑक्सीजन में वृद्धि के कारण यह उपचयन है। और जो ये CuO है यह उत्पाद में केवल कॉपर रह गया, इसमें से जो पहले ऑक्सीजन था वो अब ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, तो ऑक्सीजन में आ गई कमी। तो ऑक्सीजन में कमी को अपचयन कहा जाता है। और ऐसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण भी कर लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को
कार्बन के साथ गर्म किया जाएगा तब जिंक का जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा और कार्बन के साथ लग जाएगा, तो उत्पाद में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना ऑक्सीजन की कमी को दर्शा रहा है। ऑक्सीजन की कमी क्या हो गई? अपचयन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है तो यह हो गया उपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब ऐसा ही नीचे वाली अभिक्रिया में अगर हम देखते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैंगनीज क्लोराइड और जल क्लोरीन गैस ये बना लेता है। अब इसके अंदर हम उपचयन और अपचयन को देखेंगे। अगर मैंगनीज ऑक्साइड है, पहले इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन उत्पाद में मैंगनीज के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन की कमी, तो यह हो गया अपचयन। और HCl था तो हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होने को बोलते हैं उपचयन। अब सभी बच्चों को यहाँ से याद कर लेने हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हो तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और पदार्थ का अपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी। आइए अब सीखते हैं संक्षारण के बारे में। किसी भी धातु के ऊपर नमी और वायु के प्रभाव के कारण एक और परत चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहा जाता है। लोहे की वस्तुओं पर यह परत भूरे रंग की होती है। तांबे के ऊपर यह हरी रंग की परत होती है, ये हम सभी ने देखा भी हुआ है। चांदी के आभूषणों या बर्तनों के ऊपर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है और यह है चांदी के बर्तनों या आभूषणों का संक्षारण होना। अब हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में। लंबे समय तक जब कोई भी वसायुक्त पदार्थ को रखे रहने देते हैं, उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, खराब होने लग जाती हैं चीज़ें, तो क्या किया जाए? तो ऐसी चीज़ों के अंदर प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जा सकते हैं, वायुरोधी बर्तनों में रखा जा सकता है, और जो चिप्स के पैकेट हमें मार्केट में मिलते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि उसका उपचयन ना हो सके। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।